नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। ट्रंप की जीत, मोदी का ऐलान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कनाडा तक की कैसे हालत टाइट होने वाली है, आज आपको यह बताऊंगा। मोदी ट्रंप की वो तस्वीरें जिसने जलेबी गैंग में आग लगा रखी है, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। मोदी ट्रंप की जोड़ी कैसे दुनिया में गेम पलटने वाली है, आज इसका चैप्टर भी खुलेगा। और कमला की हार और ट्रंप की जीत की असल वजह बताने वाला कंप्लीट चैप्टर खोलूंगा। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव में योगी का रौला, बटेंगे तो कटेंगे पर छोटे ओवैसी भिड़ने क्यों आ गए भाई। मोदी योगी हिंदुओं को जोड़ने निकले तो किसने चाय वाली धमकी दी है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। और तंत्र मंत्र के चक्कर में कैसे एक ही परिवार के 5 लोगों का मर्डर हो गया, बहुत ही अजीब खबर है, लेकिन आपको जाननी चाहिए। भूल भुलैया जैसे घर में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस भी चकरा कर रह गई है, आज ये खबर भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन रोज की तरह, उसके बाद खोलेंगे पहला चैप्टर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हाईकमान ने सभी यूनिट को भंग कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह एक्शन लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते लिया गया है। कांग्रेस के नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश इकाई, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इससे पहले हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हाईकमान को पत्र लिखकर पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने की मांग की थी। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पटना में उनके घर पर रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कल गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शारदा सिन्हा को मैथिली और भोजपुरी संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए बस हादसे पर जश्न मनाने वाले मोहम्मद आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आमिर की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसी गतिविधियां समाज के लिए खतरा है भाई, जिहादी विचारधारा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमिर ने बस हादसे पर आपत्तिजनक फोटो और एक गाने को एडिट करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और लिखा था, हैप्पी दिवाली, फ्री होम डिलीवरी। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाना व्यापारियों को भारी पड़ रहा है। पोस्टर पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए धमकी दी जा रही है कि 10 दिन में गोली मारकर हत्या कर देंगे। व्हाट्सएप कॉल जिन नंबर से आए हैं वो पाकिस्तान और मालदीव के हैं। आदर्श बाजार के 2 व्यापारियों ने दीपावली पर बिक्री बढ़ाने के लिए पोस्टर लगाए थे। राजस्थान के नागौर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर को खेतों में उतारना पड़ा, जिसके बाद हेलीकॉप्टर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए जोधपुर से दूसरा हेलीकॉप्टर आया, जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास। डोनाल्ड ट्रंप की जीत और नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कनाडा की हालत कैसे टाइट होने वाली है। मोदी ट्रंप की वो तस्वीरें जिसने जलेबी गैंग में आग लगा रखी है। मोदी ट्रंप की जोड़ी कैसे दुनिया में गेम पलटने वाली है। कमला हैरिस की हार और ट्रंप की जीत की असल वजह बताने वाला कंप्लीट चैप्टर सबसे पहले खोलते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश तो बहुत होंगे। पीएम मोदी के राष्ट्रवादी दोस्तों की लिस्ट से जो एक दोस्त सत्ता से बाहर हो गया था, वो आज ऐतिहासिक कमबैक करते हुए सत्ता में लौट आया और वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप का। मोदी ट्रंप की वो जोड़ी जो 4 साल पहले ट्रंप के हारने से टूट गई थी, वो जोड़ी 4 साल बाद फिर से धमाल मचाने के लिए आ चुकी है और इसलिए पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। भाई चीन है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश है, कनाडा हो, सबकी हालत टाइट होने का समय आ गया है, क्योंकि दे आर बैक। We all salute the same great American flag. Our best days are yet to come. Together, we will make America great again. Friends, I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America,
Mr. Donald Trump. And maybe he's the father of India. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. अब की बार ट्रंप सरकार। जो लोगों ने सोचा ना था वो मोदी के दोस्त ने करके दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वो चुनाव जीता है जो चुनाव उनके लिए सबसे मुश्किल चुनाव था। सारे ताकतवर लोग मिलकर ट्रंप को रोकने में जुटे हुए थे। जैसे यहां नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने के लिए पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था, वैसे ही एक पूरा इकोसिस्टम ट्रंप को कुर्सी से तक पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिका में लगा हुआ था। लेकिन ट्रंप भी पीएम मोदी जैसे जिगरे वाले नेता है, बहुत हार मानने वालों में से नहीं है। यह उन्होंने अपने कमबैक से साबित कर दिया। ऐसा जबरदस्त कमबैक डोनाल्ड ट्रंप ने किया जो न कभी देखा गया न सुना गया। आपको हमने कल ही बताया था कि अमेरिकी राजनीति के इतिहास में 131 ईयर्स 131 साल के बाद ऐसा कमबैक किसी नेता ने किया। मतलब आप यह समझ लीजिए कि मोदी के दोस्त ने चुनाव नहीं, एक तरह से युद्ध जीता है, क्योंकि यह वो चुनाव था जिसमें ट्रंप पर गोलियां तक चल गई, खून तक बहा। उन्हें 4 साल में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुनाया गया, उन्होंने बहुत कुछ झेला भी, पूरा इकोसिस्टम लगा रहा। ऐसा प्रपंच हुआ कि टाइप करो कमला हैरिस, टाइप करो डोनाल्ड ट्रंप, और सर्च इंजन सर्च करके देता था कमला हैरिस का रिजल्ट। जैसे यहां पे भी भारत में इलेक्शन के समय बहुत खेला हुआ था, वैसे ही अमेरिका में चल रहा था। लेकिन अब मोदी के दोस्त ट्रंप सबसे लड़कर दुनिया की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। ट्रंप ने बड़े अंतर से अपनी विरोधी कमला हैरिस को हरा दिया। कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। आज इसी इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए जो जरूरी 270 वोट्स हैं उससे कहीं आगे निकल गए और कमला हैरिस बहुत ही पीछे रह गई। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो लाल लाल हिस्सा दिख रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत वाले राज्य हैं, और जो नीला नीला हिस्सा दिख रहा है वो कमला हैरिस की जीत को दिखा रहा है। तो आप देखिए कैसे लाल छाया हुआ है। कमला हैरिस को हराने के साथ ही ट्रंप ने 2020 में मिली हार का बदला ले लिया। ट्रंप ने न सिर्फ ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स जीते, बल्कि ट्रंप को कहीं ज्यादा वोट भी मिले। कमला हैरिस को 6 करोड़ 62 लाख के करीब वोट मिले, यानी 47.5%, जबकि ट्रंप को 7 करोड़ 12 लाख के करीब वोट मिले, यानी 51% से ज्यादा, यानी 3.5% तो वोट का मार्जिन रहा है कमला हैरिस को हराने में। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका में ट्रंप होंगे, दूसरी तरफ भारत में मोदी, और जब यह जोड़ी बनी तो दुनिया में कैसे तहलका मचेगा, कैसे दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है, यह सब आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कैसे अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी बहुत खुश हैं। जैसे ही अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की जीतने की पक्की खबर आई, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्वीट किया। ट्रंप के जीतते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दोस्त को याद किया। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि वो भारत और अमेरिका के संबंधों को रिन्यू करने को लेकर उत्सुक है। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ रिश्तों को रिन्यू करने की जो बात कही कि फिर से इसको नया बनाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है बॉस। क्यों बड़ी बात कह रहा हूं इसका मतलब आगे विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत में किस तरह का गजब का माहौल बना है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी दिख रही है कि आप देखकर गदगद भी हो जाएंगे और कई लोगों को आग लगेगी।
ट्रंप के चुनाव जीतने के फौरन बाद भारत में जलेबी वाला मीम वायरल हो गया। इसमें ट्रंप हाथ में जलेबी लेकर पीएम मोदी के पास खड़े दिख रहे हैं और लिखा है कि जलेबी खाओ मोदी जी, थारा भाई इलेक्शन जीत गया। क्योंकि कुछ लोग जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे तो वो यहां चुनाव हार गए, तो लोगों ने उससे जोड़ दिया। जलेबी वाला एक और मीम वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी ट्रंप को जलेबी ऑफर करते दिख रहे हैं और कैप्शन में लिखा है कि जलेबी बंटवाओ बाजार में, यार आया है सरकार में। जलेबी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव के दौरान जलेबी की खूब चर्चा हुई। एक और मीम भयंकर वायरल हो रहा है। इस मीम में दिखाया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी पोटस आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत में लोटस यानी बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी नहीं बदलते। भाई पहले ओबामा थे, फिर ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए, फिर ट्रंप लौट आया, लेकिन बाईं तरफ मोदी जी वहीं टिके हुए हैं। यह मीम देखिए, इसमें अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर भी निशाना साधा गया है। दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है सोरोस। ट्रंप और मोदी सोरोस को खोज रहे हैं और मीम में लिखा है कि सोरोस राइट नाउ, यानी अभी भाई छुप रहा होगा, क्योंकि भाई ने खेला करने का प्रयास वहां भी किया। ट्रंप की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ भी ट्रेंड हो रहे हैं और योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर ट्रंप की इमेज लगाकर मीम बनाया गया है, जिसमें ट्रंप कहते दिख रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। और सबसे लास्ट में एक और मीम देखिए, जिसमें ट्रंप हाथ में 2 गार्बेज बैग यानी कूड़े को ले जाने वाला बैग लेकर दिख रहे हैं और एक पर जो बाइडेन की इमेज है, दूसरे पर कमला हैरिस की इमेज है और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बैग को व्हाइट हाउस से बाहर ले जाते दिख रहे हैं। यानी यह मैसेज है कि व्हाइट हाउस का कचरा डोनाल्ड ट्रंप बाहर फेंकने जा रहे हैं। दरअसल इलेक्शन कैंपेन के दौरान बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स को कचरा कहा था। यह मीम उसी का जवाब माना जा रहा है कि तुम डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को कचरा कहते थे, अब डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें कचरे की तरह उठा के बाहर फेंक रहा। खैर ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए जो बात कही उसके बड़े गंभीर मायने हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई भी दी तो साथ में पुरानी तस्वीरें भी साझा की कि पीएम मोदी ने मैसेज देते हुए लिखा। पहला मैसेज पुरानी तस्वीर साझा करके यह बताया कि ट्रंप के साथ पुरानी दोस्ती जैसे पहले कार्यकाल में मजबूत संबंध थे वैसे ही आगे भी जारी रहेगी। दूसरा मैसेज बधाई संदेश में पीएम मोदी ने रिन्यूइंग शब्द का इस्तेमाल किया कि हम अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते रिन्यू करेंगे। यानी उन्होंने यह संदेश दिया कि संबंधों को नए सिरे से मजबूत किया जाएगा कि क्योंकि अभी बाइडेन सरकार से तो टकराव एक तरीके का चल रहा था। भाई बाइडेन को पसंद नहीं था ना, भारत को सलाम ठोकना पड़ रहा था क्योंकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है भारत, नरेंद्र मोदी का रौला है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है कैसे काटे का प्रयास रहता था बाइडेन का। अब ट्रंप आ गए तो नरेंद्र मोदी ने जो रिन्यू वर्ड लिखा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत संबंध तो थे, लेकिन आप जरा इसको जैसे रीस्टार्ट करते हैं ना, वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तीसरा मैसेज, पीएम मोदी ने अपने संदेश में विश्व शांति और स्थिरता स्थापित करने की बात की। यानी यह मैसेज दिया कि ट्रंप के साथ मिलकर यूक्रेन और इजराइल युद्ध रोकने में भूमिका निभाने को वो तैयार है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ट्रंप के साथ कैसे डील करना है, वो ये भी समझते हैं कि ट्रंप से वो किन किन चीजों की उम्मीद कर सकते हैं और शायद इसलिए पीएम मोदी ने ट्रंप को ऐसी बधाई दी। देखिए ट्रंप के आने से बहुत कुछ बदलेगा क्योंकि बाइडेन के राज में अमेरिका ने जो खेल किए वो सब भारत ने देखा है। भारत ऐसा नहीं कि भूल जाएगा, भारत ने देखा कि कैसे खालिस्तानी आतंकी पन्नू को अमेरिका पनाह दे रहा है और वो अमेरिका में बैठकर भारत को धमकाता रहा। भारत ने देखा कि कैसे कनाडा जैसा देश अमेरिका उसको भी शह देता रहा जो खुलकर खालिस्तानियों को पालता पोसता है। भारत ने देखा कि कैसे 5 आईज, वो 5 आंखें देशों के ग्रुप के नाम पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। भारत ने देखा कि कैसे यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पर अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। भारत ने देखा कि कैसे बाइडेन सरकार ने धार्मिक आजादी और मानवाधिकार के नाम पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया। भारत ने इन सब का करारा जवाब अमेरिका को दिया और कभी किसी के सामने मोदी झुके नहीं, भारत झुका नहीं, बल्कि सबको अपने सामने झुकाया। लेकिन बॉस झुका रहे हैं, सबको टिके हुए हैं, लेकिन पता तो चल रहा है ना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या चाहता है, कैसे मुझे नापसंद करता है। सलाम ठोक रहा है लेकिन पीछे छुरी लिए हुए ये तो दिख रहा था ना। अब ट्रंप आएंगे तो अमेरिका का माइंडसेट भी बदलने की उम्मीद है कि भारत के साथ चलने में ही अच्छा है, यह बेहतर ढंग से हो पाएगा। हमने आपको कल ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी कई मायनों में एक जैसे नेता हैं। नेशन फर्स्ट और राष्ट्रवादी सोच दोनों नेताओं को कनेक्ट करती है। कई मायनों में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण, उनका कैंपेन वैसा ही था जिस लाइन पर पीएम मोदी का कैंपेन रहता है।
जैसे पीएम मोदी नए भारत की बात करते हैं, भारत को वर्ल्ड पावर बनाने की बात करते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में अमेरिका को फिर से महान देश बनाने का वादा किया। और जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ठीक वैसा ही भाषण दिया जैसे नरेंद्र मोदी देते हैं। जैसे मोदी कहते हैं कि उनकी जीवन का एक एक पल देश के लिए है, वैसे ही बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विनिंग भाषण में दी है। मतलब डिट्टो कॉपी टाइप का मामला लग रहा है। एक बार सुनिए जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will. मोदी ट्रंप की जोड़ी दुनिया में कैसे तहलका मचाने वाली है, यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई। कई देश ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से खुश तो हैं, वहीं ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती से भी कुछ देश परेशान हैं। ये वो देश हैं जो ट्रंप को जीत की बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं कि बॉस ये तो ट्रंप मोदी की जोड़ी आ गई, अब क्या होगा। आपको इन देशों के बारे में भी बताता हूं। जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के ताकत के जरिए शांति स्थापित करने के कमिटमेंट का स्वागत करते हैं। इस पॉलिसी से ही शांति और सुरक्षा यूक्रेन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की को यह डर भी सता रहा है कि ट्रंप कहीं यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद बंद न कर दें, क्योंकि ट्रंप पहले ही इशारा कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को समर्थन बंद कर सकते हैं और रूस से समझौता करने के लिए कह सकते हैं। तो वो बाइडेन गए, जो पीठ पे कंधे पे हाथ रख के और पंप करते थे कि जाओ ना लड़। अब वो गए। ट्रंप को भैया अपने देश को देखना है, तुमको लड़ने के लिए मैं पैसा क्यों दूंगा, अपने यहां के लोगों को रोजगार नहीं दूंगा। तो ये जेलेंस्की को समझ में आ गया कि अब मेरा क्या होगा। ट्रंप ने आरोप भी लगाया था कि यूक्रेन की वजह से बाइडेन सरकार ने आम जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया। ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही इस बर्बादी पर नकेल कसेंगे। तो एक तो पहले इसका मामला टाइट होगा। इसी तरह चीन ने ट्रंप के जीतने पर कहा है कि हम आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर चीन अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाना और संभालना जारी रखेंगे। चीन के इस बयान पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि चीन ट्रंप के जीतने से ज्यादा खुश नहीं है, बल्कि ट्रंप का जीतना चीन के लिए सेटबैक की तरह है, क्योंकि बाइडेन की तुलना में चीन के मुद्दे पर ट्रंप का स्टैंड ज्यादा हार्ड रहता है। ट्रंप ने ही सबसे पहले ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर चीन को साइडलाइन करने के लिए कठोर कदम उठाए थे। तो चीन वाले भैया भी जो हैं वो अंदर ही अंदर धक धक उनका कर रहा है कि अब क्या होगा, मोदी ट्रंप आ गए। अब पाकिस्तान का हाल देखिए। ट्रंप की जीत पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। हम अमेरिका के नए प्रशासन के साथ मिलकर पाकिस्तान यूएस संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन यह भाई को अलग डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ट्रंप चीन के विरोधी हैं, तो वो पाकिस्तान का साथ कैसे दे सकते हैं। आतंकवाद को लेकर ट्रंप पहले भी कई बार पाकिस्तान को लताड़ चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकी गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहा है। इतना ही नहीं, मोदी ने जब घुस के ठोक दिया पाकिस्तान को तो भी ट्रंप ने कुछ नहीं कहा था। अच्छा, ट्रंप जब अपने लोगों को रोजगार देंगे, पैसा देंगे, तो पाकिस्तान कटोरा लेके जाएगा तो उसमें कितना ही डालेंगे, ये भी पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। तो पाकिस्तान वाला भाई अलग सदमे में है। चौथा है ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने भी ट्रंप को बधाई दी, कहा कि अमेरिका और कनाडा की दोस्ती से दुनिया जलती है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलकर शांति, समृद्धि और सुरक्षा के नए मौके खोजेंगे। तुम खोज ही लेना बेटा। ऐसा लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई आप क्या कर रहे हो। ट्रूडो ने इस संदेश में जलन शब्द का इस्तेमाल किया। इस बधाई का कनाडा में ही एक्सपर्ट्स ने मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ ट्रंप के बहुत मजबूत संबंध हैं और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी व्हाइट हाउस में बुलाए जाने वाले पहले नेता हो सकते हैं। सोचिए इस समय ट्रूडो को कितना बुरा लग रहा होगा। जस्टिन ट्रूडो जिस जलन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही बचकाना है। ट्रंप की जीत से ट्रूडो कितना बेचैन है, ये जलन शब्द से पता चल रहा है।
बड़ी सामान्य बात है जो ट्रूडो को समझ में आ गई होगी कि किसी भी कीमत पर ट्रंप पीएम मोदी से दोस्ती तोड़कर कनाडा की साइड तो नहीं जाएंगे। और तो और कनाडा ने भारत से सीधा पंगा लिया है, तो ट्रूडो का आने वाला समय में क्या हाल होगा, इससे ट्रूडो बेचैन है, जो उनके बधाई संदेश में भी दिख रहा है। इसी तरह से बांग्लादेश भी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से बहुत ही परेशान होगा, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की कमान जिस इंसान के हाथ में, उससे ट्रंप भी बहुत चिढ़ते हैं। उनका नाम है मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप का मोहम्मद यूनिस के साथ 36 का आंकड़ा दसियों साल पहले से है। 2016 में ट्रंप ने मोहम्मद यूनिस की गजब बेइज्जती भी की थी। दरअसल 2016 में चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तो बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की थी। इस डेलीगेशन में बांग्लादेशी डिप्लोमेट और अधिकारी शामिल थे, लेकिन इस पर ट्रंप ने सवाल पूछा कि ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। मोहम्मद यूनुस उस दौरान ढाका में ग्रामीण बैंक के हेड हुआ करते थे। यह बांग्लादेश का माइक्रो फाइनेंस स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक है। इसी साल बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, हिंदुओं को भगाया गया, उस पर ट्रंप ने बांग्लादेश को जमकर फटकार ऑलरेडी लगाई थी। ट्रंप ने कहा था कि हिंदुओं, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। इन सभी पर बांग्लादेश में भीड़ हमला कर रही है, लूटपाट की जा रही है, बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। तो वो बांग्लादेश वाले भाई साहब को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी कितनी निभेगी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने की खबर है, वैसे ही बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस पर मीम वायरल होने लगे। मोहम्मद यूनुस को जो बाइडेन का करीबी माना जाता है, लेकिन अब ट्रंप नए राष्ट्रपति बन गए, यानी पूरा वक्त का पहिया घूम गया। मोहम्मद यूनुस का सबसे बड़ा सपोर्टी सिस्टम चला गया। अब ये मीम देखिए, जिसमें एक बूढ़ी महिला लेटी है और कैप्शन में लिखा है कि बस अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है। ये पंचायत में नहीं था सीन, तो वो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की हालत अभी यही है कि उसको पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो कह रहे होंगे कि बस मन अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। यही हाल इस समय मोहम्मद यूनुस का होगा, लोग सोशल मीडिया पर लेकर। एक दूसरा मीम देखिए, जिसमें एक बच्चा परेशान और गुमसुम सा बैठा है। इसके कैप्शन में लिखा है कि मोहम्मद यूनुस राइट नाउ। इधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ट्रंप को बधाई दी है। ट्रंप के साथ शेख हसीना की तस्वीर शेयर करते हुए बांग्लादेश आवामी लीग ने ट्रंप को बधाई दी। ट्रंप और शेख हसीना के संबंध अच्छे माने जाते हैं। ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए लिखा कि चुनाव में शानदार जीत ट्रंप की असाधारण लीडरशिप और अमेरिकी जनता के उन पर भरोसे का प्रतीक है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि वो फिर से अमेरिका के साथ मिलकर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की इच्छा रखती है। शेख हसीना के इस बधाई संदेश से मोहम्मद यूनुस जरूर परेशान हो गए होंगे, क्योंकि शेख हसीना ने फिर से अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की बात कही। क्या शेख हसीना ट्रंप सरकार की मदद से वापस बांग्लादेश लौट सकती हैं? क्या वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकती हैं? इन सवालों से मोहम्मद यूनुस की हालत अभी से खराब हो रही होगी। यानी आप देखिए कि चीन से लेके, पाकिस्तान से लेके, कनाडा से लेके, यूक्रेन से लेके बांग्लादेश तक एक मोदी ट्रंप की जोड़ी फिर से रिवाइव क्या हुई भैया, हाहाकार मचा है। इन देशों में इसलिए हड़कंप मचा है क्योंकि मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत तगड़ी है और सबको लग रहा है कि ये दोनों मिलकर विरोधियों की हवा टाइट कर दें। आज पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसी गहरी दोस्ती की याद भी दिलाई। उन्होंने ट्रंप को दिए बधाई संदेश में जो तस्वीरें शेयर की, वो तस्वीरें ही अपने आप में बड़ा मैसेज हैं। इसमें पहली तस्वीर हो देखिए, जिसमें नरेंद्र मोदी और ट्रंप गले मिल रहा है। दूसरी तस्वीर वो है जब ट्रंप भारत आए थे और नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव करने के लिए खुद एयरपोर्ट जाने का फैसला किया था और उनका भव्य स्वागत किया था। तीसरी तस्वीर तब की है जब अमेरिका में पीएम मोदी का भव्य कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। तब दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस स्टेडियम का चक्कर लगाते दिखे थे। ये तस्वीर है और ये उसका वीडियो दिखा रहा हूं आपको। जो तस्वीर शेयर की है पीएम मोदी ने, वो 2019 सितंबर 22 की तस्वीर वीडियो दिखा रहा हूं। चौथी तस्वीर तो बहुत ही खास है। यह तस्वीर साल 2019 में G7 मीटिंग की है। इस तस्वीर में दोनों नेता मुस्कुरा रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। इस तस्वीर के पीछे भी एक जबरदस्त किस्सा है। G7 में जब दोनों नेता बात कर रहे थे तो उसी दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हंसी मजाक के पल कैमरे में कैद हुए थे। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठहाका लगाने लगे। पीएम मोदी ने ट्रंप का हाथ पकड़ लिया था और प्यार से थपकी भी दी। तब पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। कई मीम बने थे। लोग ये कहने लगे थे कि जिस तरह पीएम मोदी ने ट्रंप के हाथ पर अपना हाथ मारा है, उससे ट्रंप के हाथ पर पीएम मोदी के हाथ का निशान छप गया होगा। ये देखिए, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का हैंडशेक बहुत कुख्यात टाइप हो गया था।
वो जब भी किसी वर्ल्ड लीडर से मिलते थे तो इतनी जोर से हैंडशेक करते थे कि सामने वाले का हाथ ही टूट जाएगा ऐसा लगता था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने ट्रंप का ही हाथ पकड़ लिया और उस पर जोर से अपना हाथ मारा था। ये देखिए, तो नरेंद्र मोदी की यही पॉलिटिक्स है कि भैया भारत को दबाने का प्रयास मत करो, भारत ऊपर से देता है। तो ये आप तस्वीरें देखिए, तो ये तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई ये देखना चाहता है कि अब ये जोड़ी क्या तहलका मचाएगी, क्या होने जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है। देखिए, कुछ चीजों में उनकी बातें जो है वो आपस में टकराएंगी भी। भाई नरेंद्र मोदी भारत फर्स्ट, वो आदमी यूएस फर्स्ट, तो कहीं कहीं कुछ टकराव भी होगा। लेकिन मोटे तौर पर जो आतंकवाद को लेकर सोच है, जो घुसपैठ को लेकर सोच है, जो अपने देश को आगे बढ़ाने को लेकर सोच है, वो इन दोनों की मैच करती है। और ये तस्वीरें ही दिखाती हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं थे, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी दोनों के बीच जबरदस्त दोस्ती रही। और यह बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर कह चुके हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए जरा, कई यादें ताजा हो जाएंगी। फिर आपको आगे बताऊंगा कि ट्रंप की जीत से भारत में कैसी खुशी है और इस जीत का हिंदुओं के लिए क्या मतलब है। We all salute the same great American flag. Our best days are yet to come. Together, we will make America great again. Friends, I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. And maybe he's the father of India. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big, big fan. Big, big fan. अब की बार ट्रंप सरकार। दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता, ग्लोबली सबसे पॉपुलर लीडर, एक दूसरे के धाकड़ दोस्त, ये हैं मोदी और ट्रंप की जोड़ी का कमाल। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और फिर से पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती की चर्चा शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तब से ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती शुरू हुई, जो आज तक जारी है। ट्रंप और पीएम मोदी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और इस बात को समझते हैं कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की 8 साल पुरानी दोस्ती नए अंदाज में दुनिया फिर से देखेगी। ट्रंप के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी रिस्पेक्ट है, वो उनकी बातों से पता चलता है। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जर्नी का जिक्र करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी ने चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है। He started out by his father's side as a chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough.
डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारत में अलग ही खुशी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना कोई आदमी अमेरिका में जीत गया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नेता हैं जो खुलकर हिंदुओं की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इकलौते नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बोला था। ट्रंप कई मौकों पर हिंदुओं की तारीफ कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि वो हिंदुओं के फैन हैं, हिंदू बहुत शानदार होते हैं। ट्रंप की जीत के बाद एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें ट्रंप भगवा कपड़ों में जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुली गाड़ी में एलन मस्क के साथ भगवा कपड़ों में लोगों का धन्यवाद करते दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस में पटाखे फूटते दिख रहे हैं जिसके आगे ट्रंप नाचते दिख रहे हैं। यह वीडियो एआई की मदद से तैयार किया गया है। कोई असली वीडियो नहीं है, लेकिन ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद यह वीडियो वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हिंदुओं की बात करते हैं, उससे भारत में भी ट्रंप की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में हिंदुओं ने ट्रंप की जीत पर खुशी जताई। प्रयागराज में ट्रंप की तस्वीर पर तिलक लगाकर जीत की बधाई दी गई। दिल्ली में भी साधु संतों ने ट्रंप की जीत पर खुशी जाहिर की। ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार जेडी वैंसे के लिए भी भारत में जश्न मनाया गया। जेडी वैंसे की पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले का है। गोदावरी में लोगों ने पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर की। पुरी में रेत पर ट्रंप की तस्वीर उकेर कर उन्हें बधाई दी। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने खास अंदाज में ट्रंप को जीत की बधाई। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना भारतीय जीत गया हो, वो फीलिंग आ रही है भारत में लोगों को। ट्रंप की जीत पर लोग खुश भी हैं और हैरान भी हैं, क्योंकि जब दुनिया भर में सरकारें पलट रही हैं, जब बड़े बड़े नेता सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने पिछला चुनाव हारकर वापसी की। इसलिए उनका कमबैक बहुत बड़ी बात है। अपनी जीत के साथ ट्रंप ने 130 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1893 के बाद वो पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जो सत्ता में वापसी कर पाए। 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले ट्रंप सबसे उम्रदराज नेता होंगे। वो पहले ऐसे नेता हैं जो 2 बार महाभियोग के प्रस्ताव का सामना करने के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये उनके लिए एक युद्ध जैसा था, क्योंकि 2 बार उनकी हत्या तक की कोशिश हुई। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में वो एक रैली में लोगों को संबोधित कर रहे थे। तभी एक गोली चली थी, उनके कान को छूते हुए निकली। अगर कोई जरा भी इधर उधर हो जाता तो ट्रंप की जान जा सकती थी। एक बिल्डिंग से उन पर फायरिंग हुई थी। 8 राउंड गोलियां चली थी। रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत तक हो गई थी, लेकिन ट्रंप किसी तरह बच गए। इस हमले में ट्रंप के कान से खून निकल रहा था। वो खून चेहरे पर भी लग गया था, लेकिन ट्रंप ने हिम्मत नहीं हारी। फायरिंग के ठीक बाद ट्रंप उठे, मुट्ठी बंद की और यह दिखाया कि वो डरने वालों में से नहीं है। सबको लगा था कि इस हमले के बाद ट्रंप डर जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जान की बाजी लगाकर अपना कैंपेन जारी रखा। इस हमले के करीब 2 महीने बाद उन पर फिर से हमला होने वाला था। वो एक गोल्फ क्लब में मौजूद थे, गोल्फ खेल रहे थे। तभी सीक्रेट सर्विस एजेंट को झाड़ियों में राइफल दिखी। राइफल की तरफ सीक्रेट एजेंट ने गोली चला दी। बताया जा रहा है कि उस वक्त ट्रंप से हमलावर करीब 500 मीटर की दूरी पर था। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर संदिग्ध को तभी धर दबोचा। हमलावर की पहचान 58 साल के रयान रॉथ के तौर पर हुई थी। 2020 में जब ट्रंप चुनाव हार गए थे, तब से उन्होंने बहुत कुछ झेला है। पूरा इकोसिस्टम उनके खिलाफ था। उन पर केस किए गए। उनकी पार्टी में भी बहुत लोग उनके खिलाफ हो गए। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का जीतता हुआ दिखना बहुत हिम्मत वाला काम। साल 2020 में ट्रंप जो बाइडेन से इलेक्शन हार गए और सबको लगा कि ट्रंप का राजनीतिक करियर अब खत्म। अब इस उम्र में क्या ही आदमी वापसी करेगा। चुनावी नतीजों पर ट्रंप ने सवाल उठाए, कानूनी लड़ाई लड़ी, कुछ हासिल तो हुआ नहीं। उनकी हार से गुस्साए उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद में घुसकर हिंसा की कोशिश की। इस हिंसा के बाद उनकी अपनी पार्टी के भी कई नेताओं ने ट्रंप के खिलाफ होने का फैसला किया। ट्रंप से दूरी बनाने की यह मुहिम अमेरिका के हर सेक्टर में फैल गई। हर कोई ट्रंप को दुश्मन की तरह देखने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिपब्लिकन पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। उन नतीजों से ट्रंप इतना निराश और गुस्से में थे कि उन्होंने 152 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने का फैसला किया। ट्रंप के करीबी बताते हैं कि उस वक्त ट्रंप के पास अपने भविष्य को लेकर कोई प्लान तक नहीं था। और आप सोचिए, 4 साल बाद इस आदमी ने इतिहास रच दिया। यानी जब सब मान चुके थे कि ट्रंप का खेल खत्म, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनवरी 2021 में एक लेख की हेडिंग लिखी थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, द एंड दिस टेरिबल एक्सपेरिमेंट इज ओवर। यानी एक भयानक प्रयोग खत्म हो गया है। लोगों ने लिख दिया था भाई कि आदमी नहीं लौटेगा, लेकिन ट्रंप हार मानने वालों में से नहीं है। बाइडेन के शपथ ग्रहण के दिन फ्लोरिडा रवाना होने से पहले ही ट्रंप ने संकेत दिया था कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा था कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम किसी ना किसी रूप में फिर वापसी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी सिर्फ यही खत्म नहीं हुई थी। सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया।
हालांकि तब रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने ट्रंप को दोषी करार देने के खिलाफ वोट दिया। अगर सीनेट से महाभियोग पारित हो जाता तो ट्रंप दोबारा कोई चुनाव लड़ भी नहीं पाते। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप के खिलाफ तो थे, लेकिन उन्हें ट्रंप की ताकत का भी एहसास था। उन्हें पता था कि अगर ट्रंप बागी हो गए तो वो अपनी तीसरी पार्टी बना लेंगे और सारे समर्थक उनके पास चले जाएंगे। ट्रंप महाभियोग से बचे तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत खुद को फिर से खड़ा करने में लगा दी। ट्रंप बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे, वो लोगों के बीच जाने लगे, वोटरों से जुड़ने के लिए अभियान चलाने लगे। एक तरफ राजनीतिक मोर्चे पर ट्रंप जूझते रहे, दूसरी तरफ कानूनी मोर्चे पर भी फंसे हुए थे। अगस्त 2022 में एफबीआई ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों की तलाश में उनके क्लब पर छापा मार दिया। साल 2023 में ट्रंप को कई मामलों में अदालत ने आरोपी बनाया। मार्च 2023 में अदालत ने ट्रंप को एक पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के बदले पैसे देने का आरोपी बनाया। मई 2024 में मैनहट्टन की एक अदालत ने ट्रंप को पॉर्न स्टार के मामले में दोषी करार दे दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पूर्व या मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति किसी अपराध में दोषी करार दिया गया। लेकिन ये सब बातें भी ट्रंप का हौसला नहीं तोड़ पाई। जैसे जैसे उन पर आरोप लगते रहे, वैसे वैसे जनता के बीच ट्रंप को लेकर समर्थन बढ़ता गया। वो लगातार संघर्ष करते रहे। लोगों को भी लगने लगा कि बॉस, इसमें कुछ तो बात है, ये आदमी जुझारू है, ये लड़ रहा है, भिड़ रहा है, ये अमेरिका के लिए कुछ करना चाहता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों में विश्वास भर दिया कि यही वो आदमी है जो अमेरिका को भी लड़कर इस संकट के काल से बाहर ला सकता है। और इसलिए जब आज उनकी जीत पक्की हुई तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी जीत बताया। कहा कि सबको यह लग रहा था कि इतनी परेशानियों के बाद जीतना असंभव है। एक बार सुनिए आज अपनी जीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई ही नहीं लड़ी, एक लड़ाई उन्होंने इकोसिस्टम के खिलाफ लड़ी। जैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा इकोसिस्टम पड़ जाता है, वैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वही इकोसिस्टम लग गया था। पर्दे के पीछे से उन्हें हराने के लिए इस इकोसिस्टम ने पूरी ताकत लगाई। इसमें अमेरिकी मीडिया का भी एक पक्ष है जो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले फॉक्स न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि जुलाई से कमला हैरिस के पक्ष में 78% पॉजिटिव कवरेज चल रही थी, जबकि ट्रंप के खिलाफ 85% नेगेटिव कवरेज चल रही थी। इसी तरह इंटरनेट पर भी ट्रंप के खिलाफ अभियान चलाने का दावा किया गया। एलन मस्क ने दावा किया था कि गूगल में वेयर टू वोट वाले सेक्शन में कमला हैरिस को दिखाया जा रहा था, ट्रंप को नहीं। सितंबर 2024 में पब्लिश एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वोटरों को प्रभावित करने के लिए गूगल एक पावरफुल टूल बन गया है। पिछले चुनाव में गूगल ने 60 से 80 लाख मतदाताओं को जो बाइडेन के समर्थन में वोट देने के लिए प्रभावित किया था। इसी तरह से यहां यूट्यूब पर आरोप लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के चुनाव को लेकर यूट्यूब एक तरफा चीजें दिखा रहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वहां ऐसे वीडियो जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बन रहे थे उनको ज्यादा व्यूज आ रहे थे। यह यूट्यूब पर आरोप लगा, और यूट्यूब भी गूगल की कंपनी है, तो वहां भी गूगल पर आरोप लगे, यहां भी गूगल पर आरोप लगे। अब मोदी ट्रंप क्या गूगल का इलाज करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। खैर, इन सब के बावजूद भी ट्रंप जीत गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप जितना भी एजेंडा चला ले, कोई किसी भी कितनी भी तारीफ कर ले, कोई किसी के पक्ष में कितना भी माहौल बना ले, बस सिर्फ माहौल बनाने से होता तो अपने यहां भी जलेबी की फैक्ट्रियां लग गई होती। अंत में मैटर यह करता है कि किसी नेता ने ग्राउंड पर कितना काम किया, किस नेता ने अपने वादे पूरे किए हैं, किस नेता का विजन क्या है, कौन लोगों के दिल में यह उम्मीद जगा पा रहा है कि बॉस मैं कर सकता हूं। ट्रंप को इस बड़ी जीत तक पहुंचाने में अगर कोई उनके साथ हर समय खड़ा रहा और जिसने खुलकर पूरा सपोर्ट किया,
और जो ट्रंप के खिलाफ इकोसिस्टम से भिड़ता रहा वो एक नाम है एलन मस्क का, वही ट्विटर वाले भाई साहब। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को ये इलेक्शन जिताने में जितना जोर लगाया उतना शायद ही किसी और ने लगाया हो। एलन मस्क लगातार ट्रंप के लिए समर्थन जुटाते रहे, उनके लिए पब्लिक के बीच जाकर प्रचार करते रहे, ट्विटर खरीदकर उस मीडिया से टक्कर ली जो मीडिया ट्रंप के खिलाफ थी। आज की डेट में एलन मस्क के बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप की सरकार में उनका बड़ा रोल होगा। एलन मस्क एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं और ट्रंप की जीत से मस्क के फ्यूचर प्लान को स्पीड मिलने वाली है। आप देखिए वो कितना खुश हैं ट्रंप के जीतने पर। इंडिया में कोई बिजनेसमैन खुश हो जाता नरेंद्र मोदी के जीतने पे, बाप रे, यहां तो कांड ही हो जाता। ये हालांकि पुरानी तस्वीर है, लेकिन आज भी मस्क जो है वो बहुत खुश थे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर। मस्क के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वो ट्रंप के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ट्रंप की तरह ही राजनीतिक विचार रखते हैं। वो अभी 53 साल के ही हैं, ट्रंप 78 साल के हैं, तो आगे जब ट्रंप हटेंगे तो हो सकता है कि एलन मस्क भी कोशिश करें कि वो भी कभी राष्ट्रपति बने, रिपब्लिकन कैंडिडेट बन जाए। आज जब पूरी दुनिया ट्रंप की जीत और बाइडेन और कमला हैरिस की हार को देख रही है तो उसे समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार जीत कितनी बड़ी जीत, क्योंकि कोविड के बाद से दुनिया में जितने नेता थे वो अपनी सरकारों को संभाल नहीं पाए और ज्यादातर लोगों की कुर्सी चली गई। बाइडेन सरकार भी इसी में चली गई, क्योंकि उनसे ना कोविड संभला, ना अर्थव्यवस्था संभली, ना महंगाई कंट्रोल में हुई। हमने तो अमेरिका जाके आपको रिपोर्ट दिखाई थी पाठशाला में कि कैसे अमेरिका में लोग बाप बाप कर रहे हैं महंगाई से, ताकि आपको पता चले कि भारत में हम कितनी बेहतर स्थिति में। अब देखिए चलना गई कुर्सी। यही सब वजह थी कि बाइडेन सरकार के खिलाफ माहौल बना और जनता ने एक बार फिर ट्रंप को मौका दिया। इन्हीं हालात में आप भारत को देखिए तो तमाम चुनौतियों के बीच नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीते। उनकी सीटें भले कम हो गई, लेकिन सरकार उन्होंने बनाई, ये बहुत बहुत बड़ी बात। मतलब दुनिया में नहीं कर पा रहा कोई भाई वापसी, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार लौट आए। ये बात लोगों को अब समझ आ रही, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति के एक ही कार्यकाल में सत्ता पलट गई। बाइडेन और कमला हैरिस पूरा जोर लगाते रह गए अपनी सरकार की वापसी कराने का, लेकिन नहीं करा पाए। इसी साल ब्रिटेन में चुनाव हुए, वहां भी ऋषि सुनक हार गए, अपनी सरकार नहीं बचा पाए। हम आपको कल यह बता चुके हैं कि कैसे 2014 से पीएम मोदी टिके हैं, जबकि दुनिया भर के बड़े देशों में सत्ता बदल गई, नेता बदल गया। इसी ट्रेंड को देखते हुए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी टेंशन में होंगे, क्योंकि अगले साल उनका नंबर है, कनाडा में चुनाव है। और वहां तो एक्सपर्ट अभी ही कह रहे हैं कि कनाडा में सत्ता परिवर्तन का टाइम आ गया है। कनाडा को ऐसा नेता चाहिए जो ट्रंप और मोदी के साथ रिश्तों को मजबूत कर सके। मोदी ट्रंप की जोड़ी से दुनिया की उम्मीदें बंध गई हैं, क्योंकि दुनिया चाहती है जो युद्ध हो रहे हैं वो रुकें। इन युद्धों को अमेरिका और पश्चिमी देश हवा दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ये सब लफड़े खत्म करेंगे। चुनाव के दौरान ट्रंप ये वादा कर चुके हैं कि वो कोई युद्ध शुरू नहीं करने वाले, बल्कि वो युद्ध रोकने वाले। प्रचार के दौरान ट्रंप कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बातचीत करना उनकी टॉप प्रायोरिटी में होगा। ट्रंप कई बार पुतिन की तारीफ कर चुके हैं, वो जेलेंस्की की आलोचना कर चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद बंद हो। युद्ध को बातचीत से सुलझाने की वकालत पीएम मोदी भी कई बार कर चुके हैं। यानी युद्ध पर ट्रंप और पीएम मोदी की एक ही लाइन है। पीएम मोदी ट्रंप के भी अच्छे दोस्त हैं और पुतिन के भी अच्छे दोस्त हैं। हो सकता है ट्रंप और मोदी की जोड़ी इस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा दे, और युद्ध रुक गया तो आप सोचिए बॉस, इस युद्ध के बीच में नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना रखा है। युद्ध रुक गया तब भारत को कौन रोक पाएगा बॉस? अगर युद्ध रुके तो दुनिया राहत की सांस लेगी, क्योंकि युद्ध से महंगाई बढ़ी, युद्ध से अर्थव्यवस्थाएं चौपट हुई। युद्ध रुकेंगे तो महंगाई कम होगी, धीरे धीरे उन देशों में भी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी जो उतर गई है, लोगों की चुनौतियां कुछ कम होंगी। यही अमेरिका का बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से उन्होंने भर भर के ट्रंप को वोट दी। अब ट्रंप और मोदी की जोड़ी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे बदलेगी, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। लेकिन एक जोड़ी तो भारत में मोदी योगी की भी है, और चुनाव तो भारत में भी है कुछ राज्यों में, तो जरा चैप्टर उसका भी खोलते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में योगी का रौला है, बटेंगे तो कटेंगे पर छोटे ओवैसी भड़क गए भाई। क्यों? मोदी योगी हिंदुओं को जोड़ने निकले तो किसने चाय वाली धमकी दे दी? अब इसका चैप्टर खोलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में तहलका मचाया हुआ है। योगी का नारा तो पहले ही महाराष्ट्र में सुपरहिट हो चुका है। अब योगी का ऐसा रौला दिख रहा है कि खुद छोटे ओवैसी उनसे भिड़ने के लिए आ गए। ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र चुनाव में किंग मेकर बनने के सपने देख रही है। कई चुनिंदा सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन योगी को महाराष्ट्र में देखते ही ओवैसी ब्रदर्स की राजनीति धुआं धुआं हो रही है। इसी के चक्कर में ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भिड़ने के लिए आ गए।
सीएम योगी अगर हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे जैसा लोकप्रिय नारा दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी अगर हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, तो ऐसी कोशिशों से चिढ़कर छोटे ओवैसी कैसे लोगों को भड़काने में जुट गए, कैसे छोटे ओवैसी और योगी में जबरदस्त टक्कर हो गई, जरा उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर बताता हूं। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। योगी आने वाला है, योगी योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही यह मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा सुपरहिट हो रहा है, उससे चुनावी राज्यों में सीएम योगी की रैलियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां रखी गई हैं। महाराष्ट्र में सीएम योगी की इतनी भयंकर डिमांड है कि आज महाराष्ट्र में अपने चुनाव प्रचार के पहले ही दिन तीन चुनावी रैलियां योगी आदित्यनाथ को करनी पड़ी। सबसे पहले सीएम योगी वाशिम पहुंचे, इसके बाद उन्होंने अमरावती में चुनावी रैली की और फिर आखिर में सीएम योगी चुनावी रैली के लिए अकोला पहुंचे। यही नहीं, अब तक प्लान के मुताबिक सीएम योगी महाराष्ट्र में करीब 22 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। योगी की इसी डिमांड ने कैसे विरोधियों की नींद उड़ा दी है, कैसे योगी की बातों से विरोधी खेमे में हड़कंप मचा है, जरा देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? 10 साल के मोदी राज में अकबरुद्दीन ओवैसी की सोचिए कैसे टोन चेंज हो गया है।
इनकी पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, हिंदू तो है ही नहीं उसमें। लेकिन आज हिंदू की भी याद आ गई, हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रहे हैं। जो भाई साहब कहते थे कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, बता देंगे हम क्या चीज हैं, उनको आज हिंदू मुस्लिम एकता की याद आने लगी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ छत्रपति संभाजी नगर की रैली में बोला है, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद है। इसलिए आज सीएम योगी भी अपनी चुनावी रैली में औरंगाबाद का जिक्र करने से नहीं चूके। योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की याद दिलाते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की जमकर क्लास लगाई और औरंगाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि मुगल शासकों के नाम पर रखे गए शहरों को जिन मराठा योद्धाओं का नाम दिया गया है, उन शहरों की पहचान उन्हीं योद्धाओं के नाम से होनी चाहिए। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर एआईएमआईएम के हमले की असल वजह भी बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। योगी की बातों से ओवैसी ब्रदर्स इसलिए भड़के हैं क्योंकि महाराष्ट्र में मुसलमानों के प्रभाव वाले इलाकों में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 16 कैंडिडेट भी उतारे, जिससे ओवैसी ब्रदर्स महाराष्ट्र में किंग मेकर बनने के सपने देख रहे हैं। ओवैसी की पार्टी जिन सीटों पर लड़ रही है, उन 16 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा हैं। मालेगांव सेंट्रल में तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 78%। संभाजी नगर की 2 सीटों पर भी मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% के करीब है। इसी तरह भायखला में भी 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ऐसी 6 मुस्लिम बहुल सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि 2 सीटों पर उसने चुनाव जीता था। मुस्लिम वोटर्स को पूरी तरह से अपनी तरफ करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को खुली छूट दे दी, जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मुस्लिम वोटर्स के लिए सुनहरा मौका बता रहे हैं और मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी को। मेरी बात को सुन लो, महाराष्ट्र की तारीख में ऐसा सुनहरा वक्त नहीं आया जो अब है। अगर हम मुनज़्ज़म, हम मुत्तहिद, हम एक, और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। सुनहरा मौका है, समझो। तुम बादशाहगर हो। तुम क्या हो? बादशाहगर हो। जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हो, जिसको चाहे तख्त पे औंधा लिटा सकते हो। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने हर भाषण में योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान को भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस क्या फॉर्मूला लेकर आई। योगी आने वाला है। योगी, योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे। जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है? चाय, चाय, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय, चाय, चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग, पतंग, पतंग रहेगी। अब अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी, दोनों भाइयों के रैली में पब्लिक हंगामा खूब करती है, मजे खूब लेती है, वोट देती नहीं। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, तंत्र मंत्र के चक्कर में कैसे एक ही परिवार के 5 लोगों का मर्डर हो गया,
भूल भुलैया जैसे घर में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस भी चकरा गई, जरा ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में दिवाली के ठीक 5 दिन बाद एक ही परिवार के 5 लोगों का मर्डर हो गया। वाराणसी पुलिस को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा कि यह मर्डर किया किसने, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे कई एंगल दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हर एंगल की अपनी एक मजबूत कहानी है। इसलिए वाराणसी पुलिस बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रही है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस मर्डर केस में कई नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि इस हत्याकांड में 4 लोगों को मारा गया, जिसमें एक महिला और उसके 3 बच्चे शामिल। इन चारों लोगों के मर्डर का पहला शक परिवार के मुखिया यानी बच्चों के पिता पर गया, लेकिन कुछ ही देर बाद घर से कुछ दूरी पर परिवार के मुखिया यानी पिता की लाश भी मिल गई। इसके बाद कहा गया कि मर्डर के बाद आरोपी ने सुसाइड कर लिया, लेकिन वहां जब कोई हथियार नहीं मिला तो यह कहा गया कि यह भी मर्डर है। इसके बाद इन 5 लोगों के मर्डर का शक किसी अन्य आदमी पर चला गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मर्डर केस में पुलिस एक तांत्रिक और परिवार के दूसरे लोगों की भी तलाश कर रही है। वाराणसी पुलिस को शुरुआती जांच में यह एक ओपन एंड शट केस दिख रहा था, लेकिन अब यह एक ऐसा पेचीदा केस बन गया है जिसने पुलिस की जांच को हिला दिया। पहले आपको इस मर्डर केस के बारे में बताता हूं, इसके बाद इसके अलग अलग एंगल के बारे में बताऊं। दरअसल वाराणसी के रहने वाला एक करोड़पति शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के घर में उनकी पत्नी नीतू गुप्ता और उनके 3 बच्चे नवेंद्र, शुभेंद्र और बेटी गौरांगी की लाश मिलती है। पुलिस के मुताबिक इन सभी को मारने का पैटर्न एक ही है, क्योंकि सभी को बहुत पास से 2-2 गोली मारी गई। पहली बार में मर्डर का शक राजेंद्र गुप्ता पर गया, इसलिए पुलिस ने उसके फोन को सर्विलांस पर डाल दिया। कुछ देर में राजेंद्र की लोकेशन उसके घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेस हुई। जब पुलिस उस जगह पर पहुंची तो वहां एक मकान में बिस्तर पर राजेंद्र की डेड बॉडी मिली और उसकी डेड बॉडी के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। पुलिस को इस बात की हैरानी हुई कि जिस राजेंद्र को हत्यारा समझ रहे थे, उसकी तो खुद की हत्या हो चुकी है। पुलिस को शक है कि इस पूरे केस में एक ही हथियार का इस्तेमाल हुआ है और ये सभी मर्डर किसी प्रोफेशनल किलर से करवाए गए। पुलिस को यह भी लगता है कि राजेंद्र को मारने वाला उससे बहुत नफरत करता था, इसलिए इस केस में रंजिश वाले एंगल की भी जांच की जा रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों के मर्डर में पुलिस कई एंगल तलाश रही है। शुरुआती जांच में पहला शक एक तांत्रिक पर गया है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुप्ता तंत्र मंत्र पर विश्वास करता था और वो एक तांत्रिक के संपर्क में था। यह भी पता चला है कि उसी तांत्रिक ने राजेंद्र से कहा था कि उसकी तरक्की में उसकी पत्नी नीतू एक बाधा है। पुलिस की दूसरी थ्योरी कहती है कि इस केस में राजेंद्र के 2 भतीजे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले राजेंद्र पर उसके छोटे भाई के मर्डर का आरोप लगा था और इस केस में राजेंद्र को जेल भी हुई थी। हो सकता है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन दोनों ने राजेंद्र और उसके परिवार का मर्डर किया हो या करवाया हो। पुलिस के रडार पर राजेंद्र की पहली पत्नी और उसका बेटा भी है। दरअसल नीतू से शादी करने से पहले राजेंद्र की शादी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटा भी था, लेकिन पुलिस को हत्या के दौरान उनकी लोकेशन बिहार के आसनसोल में मिली है। हालांकि पुलिस ने इन सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। मर्डर की खबर मिलते ही जब पुलिस राजेंद्र गुप्ता के घर पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि जिस घर में यह मर्डर हुआ वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। 4 मंजिला इस मकान में बहुत सारे कमरे हैं, जिसमें बहुत सारे किराएदार भी रहते हैं। आसपास के लोगों को इस बात की हैरानी है कि इतने लोगों के बीच हत्यारा 4 लोगों का मर्डर करके गायब कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात कि मर्डर करने वाला इस घर के नक्शे से पूरी तरह से जानता था। इसका मतलब तभी ना उसको पता था कि घर में कौन कौन कहां मिलेगा, किस कमरे में मिलेगा। राजेंद्र की डेड बॉडी मिलने से पहले पुलिस इस केस को तंत्र मंत्र के एंगल से जांच कर रही थी। आसपास के लोगों के मुताबिक राजेंद्र अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत परेशान रहता था। इसके लिए वो किसी तांत्रिक के संपर्क में था और उसकी सलाह पर काम किया करता था। पुलिस को राजेंद्र के घर से कई तरह की तंत्र मंत्र की किताबें मिली। इसके अलावा परिवार और बहुत से रिश्तेदारों की कुंडलियां मिली, जिसमें छोटी से छोटी बात की डिटेल लिखी हुई। राजेंद्र के अपनी पत्नी नीतू के साथ आए दिन झगड़े हुआ करते थे। दरअसल वो एक तांत्रिक की सलाह पर नीतू को अपने व्यापार की तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट मानता था। आसपास के लोगों के मुताबिक राजेंद्र बहुत गुस्सैल स्वभाव का था और इसी सोच के चलते उसकी नीतू से अनबन रहती थी। जब मर्डर की खबर आई तो पहला शक राजेंद्र पर गया कि भाई इतना लड़ता भिड़ता था, इसलिए मार दिया होगा। पुलिस अभी भी उस तांत्रिक की तलाश कर रही है जिसके संपर्क में राजेंद्र था। इस पूरे केस में अब पुलिस को तांत्रिक के अलावा राजेंद्र के भतीजे की भी तलाश है, जिस पर मर्डर का शक जा रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले राजेंद्र गुप्ता पर व्यापार हथियाने के लिए अपने छोटे भाई पर मर्डर का आरोप लगा था।
दरअसल 90 के दशक में वाराणसी के करोड़पति कारोबारी लक्ष्मी नारायण के 2 बेटे राजेंद्र गुप्ता और कृष्णा गुप्ता थे। इनके घर में शराब और प्रॉपर्टी का बड़ा काम हुआ करता था। उस जमाने में परिवार की कमाई 5 लाख रुपए से ज्यादा थी उस जमाने में, लेकिन कारोबार की बागडोर छोटे भाई कृष्णा के हाथ में रहती थी। यह बात राजेंद्र गुप्ता को अखरती थी, इसलिए दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। राजेंद्र पर आरोप है कि 1997 में उसने अपने छोटे भाई कृष्णा और उनकी पत्नी को घर में ही सोते हुए में गोली मार दी। घटना के समय घर में कृष्णा के 2 बेटे जुगनू और विक्की थे। कुछ दिन बाद पुलिस ने राजेंद्र को अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया। राजेंद्र के जेल जाने के बाद भी कृष्णा के दोनों बेटों से विवाद बरकरार रहा। इस दौरान राजेंद्र के पिता ने अपने दोनों पोते जुगनू और विक्की को व्यापार की जिम्मेदारी सौंपी। पुलिस ने जुगनू को अरेस्ट कर लिया, जबकि विक्की अभी भी फरार चल रहा है। यानी इस पूरे मामले में अभी भी कई पेंच हैं जो खुलने बाकी हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को अभी क्लियर नहीं है। तंत्र मंत्र का एंगल भी है, पारिवारिक रंजिश का एंगल भी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सच पता चलेगा। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली के गांधी मार्केट में सेल्समैन रखने को लेकर 2 दुकानदारों में ऐसी बहस हुई कि बाजार में मजमा लग गया भाई। एक दुकान के मालिक दूसरी दुकान पर पहुंच गए और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से लात घूसे चल गए। हैरानी की बात है कि मारपीट करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान एक शख्स दुकान से डंडा लेकर आया और ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। पहले महिलाओं को पीटा गया, इसके बाद महिलाओं ने भी एक शख्स पर जमकर हाथ साफ किया। अचानक शुरू हुई मारपीट के बाद बाजार में भीड़ जमा हुई। किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी के आधार पर एक्शन लिया जाएगा, यह बताया जा रहा है।